ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट साइंस और साइंस टूल्स के बारे में है जो फ्री में पब्लिक तक पहुंचते हैं। एंड्रयू ह्यूबरमैन स्टैनफोर्ड में न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट उनके टीचिंग और रिसर्च से अलग है। ह्यूबरमैन डॉक्टर नहीं है, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करते। जो भी इंफॉर्मेशन मिले लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके अपने प्रोटोकॉल में ऐड या रिमूव करें। एक सवाल, मूनलाइट और फायर का सर्केडियन रिदम पे क्या इफेक्ट है? मूनलाइट, कैंडल लाइट, फायरप्लेस का लाइट रात में सर्केडियन क्लॉक रीसेट नहीं करता, ब्रेन को मॉर्निंग का सिग्नल नहीं देता। दो रीजंस हैं। पहला, आइज में मेलेनोप्सिन गैंग्लियन सेल्स अपनी सेंसिटिविटी दिन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और सुबह शाम के ब्लू येलो कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, ये सेल्स मूनलाइट या फायर लाइट पे डे टाइम सिग्नल ट्रिगर नहीं करते। फुल मून थोड़ा इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन नॉर्मल मूनलाइट सेफ है। लक्स का मतलब है, यानी एक लक्स बराबर एक कैंडल की लाइट जो 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 स्क्वायर मीटर सरफेस पे पड़ रही हो। इस रेफरेंस से समझ सकते हैं कितना ब्राइट है। फायर और कैंडल का लाइट सेफ है जब तक आप सेफ्टी मेंटेन करें। ब्राइट लाइट 10 PM से 4 AM अवॉइड करें, एक्सेप्ट सेफ्टी या वर्क के लिए। बहुत सवाल आए रेड लाइट के बारे में, क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ब्राइट रेड लाइट्स का शीट होता है जो सुबह देखने को बोला जाता है। इनके क्लेम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के। ह्यूबरमैन ने देखा कि इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स वाले स्टडीज ज़्यादा टॉप जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुए। सिर्फ एक स्टडी UCL के ग्लेन जेफरी ने की जो उनको हाई स्टैंडर्ड लगी। इसमें दिखाया गया कि सुबह कुछ मिनट रेड लाइट देखने से आई के फोटो रिसेप्टर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में इम्प्रूवमेंट होती है। फोटो रिसेप्टर लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। एज के साथ उनका फंक्शन कम होता है, जैसे मैक्युलर डीजेनरेशन में। ये इफेक्ट लेट दिन में नहीं होता, सिर्फ सुबह होता है। स्टडी में 12 पेशेंट्स थे। क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ज्यादा सवाल रेड लाइट रात में यूज करने पे थे। प्रिंसिपल में रेड लाइट मेलेनोप्सिन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट नहीं करता जो ब्रेन को जगाते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट्स वाले रेड लाइट्स बहुत ब्राइट होते हैं। वो डेफिनेटली ब्रेन बॉडी को जगाते हैं। अगर यूज करना है तो सिर्फ सुबह करें, शायद माइटोकॉन्ड्रिया बेनिफिट मिले। रात में अगर ब्राइट रेड लाइट यूज करेंगे तो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होगी, इसलिए रात में सिर्फ बहुत डिम रेड लाइट यूज करें। रेड लाइट जरूरी नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट है, क्योंकि डिम होने पर आप देख सकते हैं और सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होता, डोपामिन डिसरप्शन नहीं होता। लाइट का टाइमिंग और इंटेंसिटी मैटर करता है। ब्लू लाइट अवॉइड करने का क्रेज है, लेकिन सुबह और दिन में ब्लू लाइट ज्यादा लेना चाहिए। ब्लू ब्लॉकर्स मत पहनिए। रात में लाइट ब्राइट होगी तो ब्लू ब्लॉकर्स भी काम नहीं करेंगे। साइंस कंफ्यूजन का रीजन ये था कि अर्ली पेपर्स में मेलेनोप्सिन सेल्स डिश में अलग करके टेस्ट ट्यूब हुए थे, जिसमें वो सिर्फ ब्लू लाइट पे रिएक्ट करते थे। नेचुरल आई में वो फोटो रिसेप्टर से इनपुट लेते हैं, इसलिए ब्लू के अलावा और वेवलेंस पे भी रिएक्ट करते हैं। ब्लू लाइट दिन में अच्छी है, रात में किसी भी रंग की ब्राइट लाइट अवॉइड करें।
लाइट को बॉडी के दूसरे ऑरिफिसेस कान, नाक, मुंह में देने वाले क्लेम्स भी आए। ये डायरेक्टली सर्केडियन रिदम पे काम नहीं करते। ये डिफरेंस है मॉड्यूलेशन यानी थोड़ा अफेक्ट करना और मेडिएशन यानी डायरेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का। लाइट कान, नाक, मुंह इनमें देने से शायद स्ट्रेस या हीट के थ्रू बायोलॉजी चेंज हो, लेकिन वो नेचुरल सर्केडियन मैकेनिज्म से नहीं होता। ह्यूमंस में लाइट इफेक्ट सिर्फ आंख के थ्रू होते हैं। एनिमल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑकुलर फोटो रिसेप्शंस होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होते। ह्यूबरमैन बिहेवियरल और जीरो कॉस्ट टूल्स को प्रेफर करते हैं। पहले उनको सही करिए, फिर ही गैजेट्स या सप्लीमेंट्स ट्राई करिए, जब तक क्लिनिकल नीड न हो और डॉक्टर प्रिस्क्राइब न करें। विंडो के थ्रू सनलाइट से सर्केडियन क्लॉक सेट करना 50 से 100 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है। लाइट मीटर ऐप से लक्स मेजर कर सकते हैं। विंडो ओपन या क्लोज करके कंपेयर करिए। ग्लास लाइट को हाफ या उससे ज़्यादा रिड्यूस करता है और बायोलॉजी लक्स के हाफ होने पे टाइम डबल करके एडजस्ट नहीं होती। बेस्ट है बाहर जाना, वरना विंडो ओपन रखिए। प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज या कॉन्टैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो लाइट को रेटिना पे फोकस करते हैं। लेकिन विंडो ग्लास लाइट स्कैटर या फिल्टर करता है, स्पेशली इम्पोर्टेंट वेवलेंथ्स को। लो लाइट इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम बाहर रहिए या अंदर बहुत ब्राइट ओवरहेड लाइट्स लगाइए। सुबह अर्ली टाइम में सर्केडियन क्लॉक को स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए। उस वक्त फोटॉन्स कम हो सकते हैं। अगर सुबह डिम लाइट हो तो बाहर ज़्यादा देर तक रहिए, फिर अंदर आके ब्राइट ओवरहेड लाइट यूज़ करिए। दिन के बीच में सर्केडियन डेड जोन होता है, उस वक्त ब्राइट लाइट से क्लॉक शिफ्ट नहीं होता। शाम में सिस्टम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। सनसेट के आसपास इवनिंग लाइट देखने से रात में लाइट का मेलाटोनिन पे बुरा इफेक्ट कम होता है। आफ्टरनून सनलाइट को नेटफ्लिक्स इनोकुलेशन जैसा समझिए, थोड़ा प्रोटेक्शन देता है नाइट लाइट एक्सपोजर के अगेंस्ट। सीजन के हिसाब से दिन रात की लंबाई बदलती हैं, जो मूड और मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रोटेट होती है और सूरज के चक्कर 365 दिन में लगाती है। एक्सिस टिल्ट होने की वजह से हेमिस्फीयर के हिसाब से कभी दिन लंबा कभी छोटा होता है। इक्वेटर पे वेरिएशन कम होते हैं, पोल्स पे एक्सट्रीम होते हैं। बॉडी के सारे सेल्स डे लाइट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नाइट लेंथ मेजर करते हैं मेलाटोनिन के ड्यूरेशन से। लाइट मेलाटोनिन को इनहिबिट करता है। दिन लंबा होगा तो मेलाटोनिन कम होगा, दिन छोटा होगा तो मेलाटोनिन ज़्यादा। डायोर्नल एनिमल्स यानी दिन में एक्टिव होने वाले, इनमें लंबा मेलाटोनिन सिग्नल सिस्टम को डिप्रेस्ड स्टेट में ले जाता है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मूड, स्किन और हेयर सेल टर्नओवर कम हो जाते हैं। स्प्रिंग या समर में दिन लंबा होने पर मेलाटोनिन कम होता है। ब्रीडिंग हार्मोन्स, फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग, प्रोटीन सिंथेसिस सब बढ़ते हैं। कुछ लोग सीजन से बहुत इफेक्ट होते हैं। विंटर में क्लिनिकल डिप्रेशन तक हो सकता है, उनके लिए लाइट थेरेपी काम आती है। कुछ लोग विंटर में हैप्पीएस्ट होते हैं और समर में डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन ये रेयर है। सीजनल डिप्रेशन ज़्यादा विंटर में होता है। सुसाइड रेट्स स्प्रिंग में हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि लोग बहुत लो एनर्जी से थोड़ा रिकवर होते वक्त सुसाइड करते हैं। सब लोग मेलाटोनिन सिग्नल के ड्यूरेशन के हिसाब से नेचुरल मूड या मेटाबॉलिज्म फ्लक्चुएशन से गुजरते हैं।
ज़्यादा लाइट लेकर मेलाटोनिन कम करके हमेशा अच्छा फील करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेलाटोनिन इम्यून सिस्टम और ब्रेन ट्रांसमीटर सिस्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को अपने लिए डिसाइड करना होगा कि सुबह कितनी लाइट लेनी है और रात में कितनी अवॉइड करनी है, क्योंकि मेलाटोनिन रिसेप्टर्स, मेटाबॉलिज्म टाइप, जेनेटिक्स सब में डिफरेंस होता है। लाइट और डे लेंथ मेलाटोनिन को कम करते हैं और मेलाटोनिन ज़्यादा होने पर मूड और एक्टिविटी सिग्नल्स कम होते हैं। लाइट से मेलाटोनिन कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल लाइट भी काम करती है। अगर लो फील करें तो देखें कितनी लाइट ले रहे हैं और कब। स्लीप भी मूड रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है। मेलाटोनिन सेरोटोनिन से बनता है। सेरोटोनिन वेलबीइंग, काम और स्टिलनेस देता है। डोपामिन रिवॉर्ड और एक्शन ड्राइव करता है। डोपामिन से एपाइनफ्रिन, एड्रेनलिन बनाता है जो एक्शन और एजिटेशन लाता है। रात में ब्राइट लाइट डोपामिन लेवल्स गिरा देती हैं जो लर्निंग, मेमोरी और मूड को खराब करता है। ह्यूमंस प्योर सीजनल ब्रीडर्स नहीं हैं। साल भर ब्रीड करते हैं, लेकिन फर्टिलिटी में कुछ शिफ्ट्स होते हैं। सीजनल इफेक्ट्स हर इंसान में अलग होते हैं। कुछ लोग स्ट्रांगली इफेक्ट होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। हर सीजन में एडिक्वेट सनलाइट लेना और रात में ब्राइट लाइट अवॉइड करना चाहिए। एपाइनफ्रिन ब्रेन में रिलीज होता है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से। दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। एक्शन और मूव करने की ड्राइव देते हैं। ज़्यादा रिलीज होने पर स्ट्रेस होता है। एक्सरसाइज के दो मेन टाइप, कार्डियोवैस्कुलर यानी कॉन्टिन्यूअस रेपिटेटिव मूवमेंट जैसे रनिंग, साइकिलिंग जो एरोबिक है, और रेजिस्टेंस यानी हैवी वेट लिफ्ट जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जो एनएरोबिक है। स्टडीज एरोबिक पे ज़्यादा हैं क्योंकि रोडेंट्स व्हील रनिंग पसंद करते हैं। वेट ट्रेनिंग ह्यूमन स्टडीज में होती है। कुछ सोर्सेस कहते हैं एरोबिक मॉर्निंग में बेस्ट, वेट आफ्टरनून में, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा है। साइंस के हिसाब से कुछ ऑप्टिमल विंडोज होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस हाई, इंजरी रिस्क लो होता है। वेकिंग के 30 मिनट बाद, वेकिंग के 3 घंटे बाद और वेकिंग के 11 घंटे बाद यानी आफ्टरनून टेम्परेचर पीक। स्केड्यूल फ्लेक्सिबल हो तो ट्रेनिंग जब भी पॉसिबल है करें। मॉर्निंग एक्सरसाइज से सर्केडियन सर्किट से अडैप्ट होके आपको उसी टाइम जगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लाइट एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। लाइट और एक्सरसाइज मिलके ब्रेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग वेकअप सिग्नल देते हैं। लेट इवनिंग इंटेंस एक्सरसाइज कुछ लोगों की स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है। लो इंटेंसिटी यूजुअली नहीं करता। अगर आप उठकर रेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं लेकिन स्लीप का ड्यूरेशन सेम है, तो हो सकता है लास्ट 2-3 दिन में ज़्यादा एक्सरसाइज की हो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। अगर कितनी भी स्लीप ले लीजिए फिर भी थके हैं तो ट्रेनिंग का वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि वेकफुलनेस, वेकिंग टाइम, स्लीप पे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। जैसे अगर आप रोज़ फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं तो बॉडी पेप्टाइड्स जैसे हाइपोक्रेटिन और एक्सिन रिलीज करके हंगर और एक्टिविटी का एंटीसिपेशन बनाती है। वैसे ही वेकिंग, एक्सरसाइज और दूसरे स्केड्यूल्स पे भी सर्किट्स ट्यून हो जाते हैं। पैटर्न बनाने से हार्मोन्स और सिग्नल्स प्रिपेयर होते हैं। वेकिंग या स्लीपिंग आसान होती है। प्लास्टिसिटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, स्लीप के थ्रू लर्निंग इम्प्रूव करना और नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR का यूज़।
एक साइंस जर्नल स्टडी में सब्जेक्ट्स को स्पेशल मेमोरी टास्क करवाया गया। लर्निंग के वक्त ऑर्डर या टोन दिया गया, फिर स्लीप में वही ऑर्डर या टोन रिपीट किया गया। REM और नॉन REM दोनों में टेस्ट किया गया। रिजल्ट ये आया कि लर्निंग और रिटेंशन ज़्यादा हुआ। सेंसरी मोडेलिटी यानी ऑर्डर, टोन, वाइब्रेशन मैटर नहीं करता जब तक स्टिमुलस सेफ है और स्लीप डिस्टर्ब नहीं करता। ये दिखाता है कि स्लीप वेकिंग स्टेट का एक्सटेंशन है। ड्रीम्स पे, अगर ड्रीम्स याद रखना मुश्किल है तो सुबह तुरंत थॉट्स लिखिए या अलार्म ऐसे सेट करिए कि 90 मिनट स्लीप साइकिल के एंड में उठ पाइए जब REM ज़्यादा होता है। ड्रीम्स का मीनिंग कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं कि मीनिंगफुल है, कुछ स्पॉन्टेनियस न्यूरल फायरिंग। स्पेशल लर्निंग में प्लेस सेल्स स्लीप में रिप्ले होते हैं। ड्रीम्स के दौरान पैरालिसिस यानी अटोनिया होता है ताकि हम एक्ट आउट ना करें। कभी कभी लोग जागते वक्त पैरालाइज्ड फील करते हैं, स्लीप पैरालिसिस, जो स्केरी हो सकता है। यह मैरिजुआना यूज से ज़्यादा रिपोर्ट होता है, शायद कैनाबिनोइड या सेरोटोनिन रिसेप्टर इफेक्ट की वजह से, लेकिन मैरिजुआना बिना भी हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का दूसरा फॉर्म NSDR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट से आता है, जो शॉर्ट 20 मिनट नैप्स जैसा होता है। शॉर्ट नैप्स में लोग रेयरली डीप स्लीप में जाते हैं जब तक बहुत स्लीप डिप्राइव्ड न हो। NSDR 20 मिनट करने से 90 मिनट लर्निंग साइकिल का लर्निंग रेट बढ़ता है। अल्ट्रेडियन साइकिल 90 मिनट का होता है, जिसमें पहले फोकस मुश्किल लगता है, फिर डीप फोकस होता है और एंड में फोकस गिरता है। एक सेल रिपोर्ट्स स्टडी ने दिखाया कि लर्निंग के बाद 20 मिनट NSDR या लाइट स्लीप करने से लर्निंग और रिटेंशन दोनों इम्प्रूव होते हैं। ये ड्रग फ्री, कॉस्ट फ्री तरीका है लर्निंग एक्सेलरेट करने का। हर 90 मिनट लर्निंग के बाद 20 मिनट NSDR ऐड करने से मल्टीपल न्यूरोसाइंस बैक्ड टूल्स एक साथ यूज होते हैं। लर्निंग और प्लास्टिसिटी में नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स का टॉपिक आता है। स्मार्ट ड्रग वेग टर्म है क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग अलग होते हैं, क्रिएटिविटी, मेमोरी, टास्क स्विचिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। मेमोरी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं। नूट्रोपिक का प्रॉब्लम ये है कि कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस टारगेट कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होता। लर्निंग के लिए फोकस ज़रूरी है जो एसिटिलकोलिन से होता है, और अलर्टनेस जो एपिनेफ्रिन या कैफीन से आती है। कोई भी नूट्रोपिक स्लीप या डीप रेस्ट की नीड बाईपास नहीं कर सकता। अभी के नूट्रोपिक्स ज़्यादातर स्टिमुलेंट जैसे कॉफ़ी और एसिटिलकोलिन बूस्टर्स जैसे अल्फा GPC बंडल करते हैं। कैफीन काम अलर्टनेस लो होने पर करता है, लेकिन ज़्यादा होने पर फोकस गिरता है। एसिटिलकोलिन बूस्टर्स सिनेप्स हाईलाइट करते हैं जो स्लीप में चेंज होते हैं। अलर्टनेस स्टिमुलेटर्स के बाद क्रैश आता है जो प्रॉपर रेस्टफुल स्लीप नहीं देता, और स्लीप के ज़रूरी स्पिंडल्स मिस होते हैं जो लर्निंग कंसोलिडेट करते हैं। इसलिए अभी के लिए नूट्रोपिक्स ओकेजनल सेफ यूज में ठीक हो सकते हैं, लेकिन शॉटगन अप्रोच होने की वजह से लॉन्ग टर्म लर्निंग या मेमोरी के लिए उतने यूजफुल नहीं। मोडाफिनिल और एरमोडाफिनिल नैर्कोलेप्सी ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए स्टिमुलेंट्स हैं। ये लर्निंग और मेमोरी इम्प्रूव करते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं।
अब जेनेरिक वर्जन सस्ता है। ये एम्फेटामाइन जैसे लगते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स डिस्टर्ब करके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ला सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। माइल्ड नूट्रोपिक्स में अल्फा जीपीसी, गिंको जो कुछ लोगों में हेडेक देता है, ये आते हैं। मैग्नीशियम थेरोनेट स्लीप के लिए बायोअवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग टॉलरेट नहीं करते। ये 30 से 60 मिनट स्लीप से पहले लेना चाहिए। फूड के साथ लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करें। डीप स्लीप और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए एपिजेनिन और पैशन फ्लावर जैसे गाबा इंक्रीजिंग कंपाउंड्स यूज होते हैं। एपिजेनिन कैमोमिल से आता है, पैशन फ्लावर भी गाबा सिस्टम पे काम करता है। ये क्लोराइड चैनल्स की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जो न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइज करके एक्टिविटी कम करते हैं और इसलिए थिंकिंग और एनालिसिस स्लो करते हैं। इनका काम समझ के examined.com चेक करके और डॉक्टर से बात करके एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। कुछ लोग सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए ट्रिप्टोफैन या 5-HTP लेते हैं, लेकिन इफेक्ट हर किसी में अलग होता है। ह्यूबरमैन को इनका स्लीप इफेक्ट खराब लगा। जल्दी स्लीप आई, लेकिन 90 मिनट में जग गए और 48 घंटे स्लीप नहीं आई, जो काम थियरी में लगता है, रियल लाइफ में हर किसी के लिए काम नहीं करता। साइंस कंट्रोल्ड कंडीशंस में आंसर्स देता है, लेकिन हर सिनेरियो कवर नहीं होता। लाइट, एक्सरसाइज, फूड सब सर्केडियन रिदम शिफ्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर सर्केडियन रिदम में इम्पॉर्टेंट है। 24 आवर साइकिल में बॉडी टेम्परेचर सबसे लो लगभग 4 AM पे होता है। 6 to 8 AM में बढ़ना शुरू होता है और 4 to 6 PM के बीच पीक पर होता है। यह पैटर्न पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। लाइट क्यूज या मील क्यूज न होने पर भी बॉडी टेम्परेचर का अपना रिदम होता है, हाई से लो जाता है। फिक्स्ड 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट गलत है। टेम्परेचर टाइम ऑफ डे पे डिपेंड करता है। फीवर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसर्न होता है। बहुत लो टेम्परेचर भी कंसर्न होता है। नॉर्मल रिदम में टेम्परेचर 4 AM में लोएस्ट होता है, 4 से 6 PM में पीक होता है। ये लाइट और एक्सरसाइज से एंट्रेन होता है। अगर सुबह सनलाइट न मिले तो टिश्यू क्लॉक्स सेंट्रल क्लॉक से स्प्लिट हो सकते हैं, आपको ठंड लग सकती है। दिन की लंबाई बढ़ने पे आमतौर पे गर्मी बढ़ती है, छोटे दिन में ठंड बढ़ती है। टेम्परेचर और डे लेंथ मेटाबॉलिक, बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक तरीके से लिंक्ड हैं। सर्केडियन रिदम सही सेट होने से टेम्परेचर का रेगुलर रिदम बनता है, जो मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी रेडीनेस पे इफेक्ट करता है। एक्टिविटी का इंटरेस्ट तब हाई होता है जब टेम्परेचर का राइज स्टीप होता है, यानी वेकिंग के 30 मिनट बाद, वेकिंग के 3 घंटे बाद और वेकिंग के करीब 11 घंटे बाद। लाइट मेलानोप्सिन सेल्स एक्टिवेट करके SCN यानी मास्टर घड़ी को सिग्नल भेजती है। SCN पेप्टाइड रिलीज करके और सेल्स का टेम्परेचर सिंक्रोनाइज करके उनकी क्लॉक को ट्यून करता है। टेम्परेचर सर्केडियन रिदम का मेन इफेक्टर है। एक्सरसाइज या ईटिंग से टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन एक्सरसाइज स्पेशली सर्केडियन रिदम शिफ्ट कर सकती है। कोल्ड शावर या आइस बाथ का इफेक्ट की अगर बात करें तो कोल्ड से रीबाउंड थर्मोजेनेसिस होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाता है। इससे सर्केडियन क्लॉक शिफ्ट होती है।
दिन में या सुबह टेम्परेचर इंक्रीज करने से घड़ी का फेज एडवांस होता है, यानी जल्दी उठना आसान होता है। रात में टेम्परेचर इंक्रीज करने से घड़ी डिले होती है, यानी देर तक जागना, देर तक उठना। अगर 8 PM के बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया आइस बाथ से या एक्सरसाइज से, तो बॉडी समझती है कि दिन लंबा है। कोल्ड मेलाटोनिन रिलीज भी ट्रिगर कर सकता है, इसलिए कुछ लोग रात में भी सो पाते हैं। सुबह कोल्ड शावर या आइस बाथ से अगले दिन 30 से 60 मिनट पहले उठने की टेंडेंसी होती है। टेम्परेचर पैटर्न 4 से 5 AM में लो, वेकिंग पे राइज स्टार्ट होता है। 4 से 6 PM पे पीक, फिर ड्रॉप। कोल्ड एक्सपोजर सुबह स्लोप और पीक एडवांस करता है, रात में स्लोप रिवर्स करके डिले करता है। ये फेज एडवांस या डिले कॉन्सेप्ट्स जेट लैग और शिफ्ट वर्क में इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि SCN का बॉडी के सारे सेल्स और टिश्यूज पे इफेक्ट का मेन तरीका है। कोल्ड एक्सपोजर का इफेक्ट यूज करना अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आइस बाथ या कोल्ड शावर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कॉन्शियसली काल्म किया, डीप ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन या सिंगिंग से, तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा। कोल्ड एक्सपोजर अप्रोच लोगों में अलग होती है। कुछ लोग बाहर किसी चीज पे ध्यान देना पसंद करते हैं, कुछ लोग सीधा कोल्ड का इंटेंस एक्सपीरियंस लेना पसंद करते हैं। कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं है। अगर गोल स्ट्रेस इनॉकुलेशन और स्ट्रेस थ्रेशोल्ड बढ़ाना है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अलर्टनेस और स्ट्रेस सिस्टम को सप्रेस करना होता है, और शिवर यानी कपकपी रिस्पॉन्स को रेजिस्ट करना होता है। शिवर एक ऑटोमेटिक हीट जनरेट करने का तरीका है। अगर फैट लॉस और थर्मोजेनेसिस गोल है, तो उल्टा करना होता है, शिवर अलाउ करना होता है। नेचर में आई स्टडी ने दिखाया कि शिवरिंग से मसल सक्सिनेट रिलीज करती हैं, जो ब्लड में जाके ब्राउन फैट एक्टिवेट करता है। ब्राउन फैट माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, ज़्यादातर अपर बैक और नेक में होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। पिंक या वाइट फैट बर्न करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो शिवर करिए। स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए शिवर को रेजिस्ट करिए। कोल्ड एक्सपोजर का यूज सर्केडियन रिदम शिफ्ट करने के लिए भी होता है। सुबह या दिन में टेम्परेचर राइज करके फेज एडवांस यानी जल्दी उठना आसान, और रात में टेम्परेचर राइज करके फेज डिले यानी देर तक जागना पॉसिबल है। टेम्परेचर सर्केडियन रिदम का मेन इफेक्टर है। लाइट ट्रिगर है SCN यानी मास्टर सर्केडियन क्लॉक। लाइट और नॉन फोटिक क्यूज यानी एक्सरसाइज और फीडिंग से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सेल्स और टिश्यूज पे इफेक्ट टेम्परेचर से होता है। ईटिंग भी सर्केडियन शिफ्ट कर सकती है। ट्रैवल के बाद लोकल मील स्केड्यूल फॉलो करना रिदम एडजस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ईटिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता है और हाइपरक्रेटिन या ऑरेक्सिन रिलीज होता है। फूड न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इफेक्ट करता है। सेरोटोनिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन डाइट से आता है। डोपामिन का प्रिकर्सर टायरोसिन भी डाइट से आता है। नट्स और रेड मीट्स टायरोसिन रिच होते हैं, जो डोपामिन, नेरोपाइनफ्रिन, एपाइनफ्रिन बनाते हैं और वेकफुलनेस बढ़ाते हैं। फूड का वॉल्यूम भी इफेक्ट करता है। ज़्यादा खाने से ब्लड गट में जाता है और नींद आती है। फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा अलर्टनेस होती है। फेड स्टेट में सेरोटोनिन और रिलैक्सेशन बढ़ता है।
ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जैसे वाइट मीट, टर्की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्लीप और डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ाते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट फास्टेड या केटोजेनिक डाइट्स एपाइनफ्रेन, नेरोपाइनफ्रेन, डोपामिन बढ़ा के वेकफुलनेस देते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन बढ़ा के लेथार्जी देते हैं। हार्ड वर्कआउट और ग्लाइकोजन डिप्लीशन से ये इफेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। खाने के कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फूड टाइप से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे ईटिंग इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। हर बार खाने से मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। अमीनो एसिड रिच फूड्स जैसे मीट्स में ये ज़्यादा होता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज छोटा है कंपेयर टू कोल्ड एक्सपोजर या एक्सरसाइज। ये कितना बढ़ेगा ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ब्लड शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट मीट, टर्की, कुछ फिश ट्रिप्टोफैन बढ़ाते हैं, जिससे सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे काम और लेथार्जिक स्टेट आती है। मीट, नट्स और कुछ प्लांट बेस्ड फूड्स जो टायरोसिन रिच होते हैं वो डोपामिन, नोरेपाइनफ्रेन, एपाइनफ्रेन बढ़ाते हैं, जिससे अलर्टनेस बढ़ती है। ज़्यादातर लोग मील्स में दोनों टाइप के फूड्स मिक्स करके खाते हैं। फूड वॉल्यूम भी मैटर करता है। कम फूड वॉल्यूम वेकफुलनेस के साथ कोरिलेट करता है। ज़्यादा वॉल्यूम कामिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है वेगस नर्व के थ्रू। गट में सेंसरी फाइबर्स नोडोज गैंग्लिया तक सिग्नल भेजते हैं, जो ब्रेन स्टेम से आगे जाके न्यूरोमॉड्यूलेटर्स अफेक्ट करते हैं। ईटिंग टाइमिंग भी सर्केडियन रिदम शिफ्ट करती है। सुबह खाना फेज एडवांस करता है, यानी अगले दिन जल्दी उठने की टेंडेंसी। लेट नाइट ईटिंग फेज डिले करती है, अगले दिन देर तक सोने की टेंडेंसी। ये स्केड्यूल फैमिली, सोशल नीड्स या पर्सनल हैबिट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग स्ट्रिक्ट मील स्केड्यूल फॉलो करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। मेन और वुमेन में न्यूरोट्रांसमीटर फेनोटाइप्स, स्लीप रिदम्स और टेम्परेचर पैटर्न्स में 6 डिफरेंसेस होती हैं। XX, XY क्रोमोसोम्स और कैरियोटाइप बायोलॉजिकल बेसिस देते हैं। लेकिन टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। NIH ने मैंडेट दिया है कि स्टडीज में दोनों सेक्सेस इंक्लूड किए जाएं। इससे नए डेटा आ रहे हैं जो ड्रग रिस्पॉन्स, स्लीप स्केड्यूल रिस्पॉन्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड एंडोक्राइन और न्यूरो चेंजेस जैसे एरियाज में डिफरेंसेस दिखाते हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल्स में काफ़ी हार्मोनल और न्यूरल चेंजेस होते हैं। इस पे अलग से डिटेल स्टडी होती है। आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। अपने 4 पैरामीटर्स डेली रिकॉर्ड करिए। पहला, सनलाइट एक्सपोजर टाइमिंग, वेकिंग के बाद कब और कितनी देर। दूसरा, मील टाइमिंग्स। तीसरा, एक्सरसाइज टाइमिंग, वेट ट्रेनिंग या एरोबिक। और चौथा, कब ठंड या गर्मी महसूस हुई या रात में गर्मी से उठ गए। ये नोट करके पैटर्न समझ आएंगे जो स्लीप और वेकफुलनेस पे इफेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि लिखिए कि कब आपने नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR प्रोटोकॉल किया, जैसे मेडिटेशन, योग निद्रा, हिप्नोसिस। ये नर्वस सिस्टम को सिखाता है कि अलर्टनेस से कामनेस में कैसे आना है वेकिंग स्टेट में। ये सुबह, दोपहर या रात में बीच में उठ के भी किया जा सकता है, ताकि कम नींद होने पर परफॉर्मेंस वापस आए। आप लिख सकते हैं कि कब जगे
कब सनलाइट देखी, सुबह और शाम दोनों, कब एक्सरसाइज की, कब खाना खाया। सिंपल ट्रैकिंग कोड्स यूज़ करिए। W वेकिंग के लिए, SL सनलाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए चेक या X। ये ऑब्सेसिव ट्रैकिंग के लिए नहीं है, बस पैटर्न समझने के लिए है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि वो खुद फूड ट्रैक नहीं करते, बस अपना काम करने वाला डाइट फॉलो करते हैं। इस तरह ट्रैकिंग से आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स समझ आएंगे जो कोई रेडीमेड टूल या प्रोटोकॉल रिप्लेस नहीं कर सकता। आप अपने वेकिंग, लाइट विविंग, ईटिंग, एक्सरसाइज पैटर्न्स को जो सीख रहे हैं उसके साथ ओवरले करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। हो सकता है आप लेट खाना खा रहे हों और रात में गर्मी से उठ जाते हैं, तो समझ आ जाएगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज आपका दिन एक्सटेंड कर रहा है। या हो सकता है सुबह कोल्ड एक्सपोजर अच्छा लगता हो, लेकिन रात में लेट करने से प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को रात में सोना या हॉट शावर में टेम्परेचर ड्रॉप मिलता है और नींद अच्छी आती है अगर हाइड्रेशन सही हो तो। लेकिन सुबह सोना टेम्परेचर ड्रॉप सर्केडियन एंटरटेनमेंट पे इफेक्ट कर सकता है। सिस्टम्स हर इंसान में अलग रेजिलिएंट होते हैं। अपने ब्रेन और बॉडी के साइंटिस्ट बनिए। देखिए टूल्स कैसे आपकी स्लीप, अटेंशन, वेकफुलनेस पे इफेक्ट कर रहे हैं। ये रिजिड स्केड्यूल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए पावरफुल वेरिएबल्स पहचानने के लिए है। जो वेरिएबल्स गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं उनको चेंज करिए। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन धीरे केयरफुल करिए। 1-2 वेरिएबल्स एक साथ चेंज करिए, एक साथ बहुत सारे मत चेंज करिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।